हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। बच्चों, आज सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पूरी बातें करेंगे, हर एक चीज़ हर एक टर्म समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। इसमें आप लोग तो मालूम होगा कि 4 प्रॉपर्टी होते हैं सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 4 सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव इन लोरेंट वेपर प्रेशर। फिर दूसरी आती है क्या नाम है भैया, कौन सी आती है आप लोग भी बताते रहिए, क्योंकि भाई देखो मेरे माइंड चलने से ही नहीं हो रहा, आप लोगों को भी जानना है, ठीक है। क्या आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो भैया चलो एक बार हम पुराना चीज़ रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन के वक्त मुझे याद है पहले मैंने राउट लॉ स्टार्ट किया था। राउट लॉ क्या बोलता है? राउट लॉ बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो पी नॉट ए आ जाएगा इंटू चाहिए, ये प्रेशर ए की वजह से आया है। अब मान लो प्रेशर बी की वजह, प्रेशर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाई बी, तो यहाँ पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी टाई बी। पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, पी नॉट ए चाहिए, पी नॉट बी चाहिए। और फिर हमने एक देखो रिकैप करवा रहे हैं, रिकैप करवाने का मतलब ये होता है बहुत शॉर्टली हर एक चीज़ दोबारा बता दो, ठीक है। तो टाई ए प्लस टाई बी हमने पढ़ा है 1, तो यहाँ से हमारा पी टोटल का रिलेशन जो आता है, समथिंग ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। ये रिलेशन आ जाता है, ये होता है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये होता है पी नॉट बी, ये आ जाता है पूरा, ठीक है। रिलेशन था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था डाल्टन का इंटरप्रिटेशन। डाल्टन ने क्या बताया था, पी बी इक्वल टू एन आर टी। इन्होंने बताया प्रेशर ड्यू टू ए इक्वल टू एन ए आर टी बाई बी। प्रेशर ड्यू टू बी इक्वल टू एन बी आर टी बाई बी। पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, एन ए आर टी बाई बी प्लस एन बी आर टी बाई बी। यहाँ पे आर टी बाई बी कॉमन ले लो तो क्या आ जाता है, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, डॉल्टन साहब ने पी ए अपॉन पी टोटल ले लिए थे। पी ए क्या था, एन ए आर टी बाई बी। पी टोटल क्या है, आर टी बाई बी इंटू एन ए प्लस एन बी। आर टी बाई बी से बी कटा तो क्या बचा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, तो टाइप ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा तो हमारा पी ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पी टोटल इंटू टाई ए। उसी तरह पी बी का क्या आ जाएगा, पी टोटल इंटू टाई बी। ये डॉल्टन ने प्रूव किया। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो टाइप के होते थे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है। एक आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है।
आइडियल जो होता है वो राउल्ट लॉ तो फॉलो करता है, राउल्ट लॉ तो ओबे करता है, फॉलो करता है। नॉन आइडियल में राउल्ट लॉ तो नहीं फॉलो करता है। आइडियल टेस्ट में राउल्ट लॉ तो फॉलो करता है, नॉन आइडियल टेस्ट में नहीं फॉलो करता है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सचर 0 होता है, और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर लेस भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर दो केस बनते हैं ना, मे भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। अब नॉन आइडियल केस में दो होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएट और नेगेटिव डेविएट। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव हमेशा ज़्यादा बनाता है और नेगेटिव डेविएशन हमेशा कम बनाता है। तो इस शॉर्ट मैंने रिवीजन करवाने का पर्याप्त कोशिश किया आप लोगों से। स्क्रीन बढ़िया से दिख रही होगी। तो भैया ये शॉर्ट रिवीजन आप लोगों के लिए कैसा रहा, आप लोग जरा कमेंट में बताएंगे। ठीक है। तो बेटा सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, जो कि 4 चीज़ें होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा क्या होता है, क्या नाम है भैया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं, मिटा रहे हैं भाई। देखो मैंने सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसमें ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी आती है। ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी जो कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रिएक्टिविटी। साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रिएक्टिविटी। मतलब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, हाँ, सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहला आता है ट्रांजिशनल, जो कि ये 3 चीज पे डिपेंड करता है भैया। ये डिपेंड करता है साइज पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और रिएक्टिविटी। IMF मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और थर्ड क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और मान लो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट किससे होता है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तभी ये सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ मतलब ओनली टू ओनली ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मतलब ये क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी आर ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल विथ इररिस्पेक्टिव साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रिएक्टिविटी। मतलब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी इट इज ओनली डिपेंड ऑन, सिर्फ मतलब ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, विथ इररेस्पेक्टिव मतलब वजह साइज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या रिएक्टिविटी पे। मतलब
with respect to irrespective size, intermolecular force और रिएक्टिविटी। ये हो जाएगी हमारी क्या नाम है सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, अथवा अगर तुम्हें लगता है कि क्या नाम साइज पे डिपेंड करता है, नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे नहीं, रिएक्टिविटी नहीं, वो कौन डिपेंड करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी जो कि साइज पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हर एक चीज आप लोग तो बताते चल रहे हैं और आप लोग भी एकदम अच्छे से पढ़िए यार, ठीक है। लिख लो यार, थोड़ा टाइम मैं देता रहता हूँ जिसकी वजह से आप लोग की प्रॉब्लम ना हो। अब हर कोई इतना जानता है कि भैया सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी के अभी तक मैंने 4 बार बोल चुका हूँ ना कि सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी जो कि 4 प्रकार से होंगे। पहला होगा क्या नाम है रिलेटिव इन लोरिन रिलेटिव लोरिन इन वेपर बेस। दूसरा क्या होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी लिख लो। सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी से क्लासिफिकेशन, पहला होगा रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जरा इधर का मिटा रहा हूँ, फिर आप हम लोग सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। पहला आता है रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर। तुम्हें लगता है कि ये सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी तो हम ऐसे बोलेंगे लोरिन इन वेपर प्रेशर, ये सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर पूरा है, ठीक है। ये बात आप समझो, तो इसमें क्या करता था कि भैया जब नॉन वोलाटाइल, हम दे रहे हैं हेडिंग, रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर, लोरिन इन वेपर प्रेशर। अब इसे आरएल बीपी कहेंगे, बार बार इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आरएल बीपी रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर, ये क्या बोलता है व्हेन अ नॉन वोलाटाइल solute are added in volatile solute, then the vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent in a solution। मतलब भैया आप समझने का प्रयत्न करो। जब कभी भी मान लो तो ही मान लो, अब तुम्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। सॉरी व्हेन अ नॉन वोलाटाइल, जब कभी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, एडेड इन वोलाटाइल सॉल्यूशन, सॉरी यार, ठीक है।
देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ये होता है पहली चीज रिलेटिव लोरिन इन वेपर प्रेशर। अगर तुम बोलते हो सर साहब लोरिन इन वेपर प्रेशर ये टॉलरेटिव प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। पूरा बोलना, कभी भी बोलना तो पूरा बोलना। अब हम लोग राउट ला था, अगर तुम बात याद करें, अभी तो हम पहले ही रिवीजन करवाए, तो भैया हम प्रेशर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए बोलते थे कि नहीं? हाँ सर, ये आप बोलते थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? पी ए इज पी नॉट ए साई ए, ये भी तो शक नहीं। अच्छा, तभी भी तुम क्या नाम है फिजिक्स में पढ़ते हो रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन पढ़ते वक्त तुम्हें याद है कि क्या नाम है हमेशा दो चीज से कंपेयर करते हैं, एक ऑब्जर्वर और एक जो बॉडी मोशन में चल रही है। हाँ हाँ, ये बात तो आप सही है। तो वही चीज यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन, और यहाँ पे पी वन का मतलब यहाँ पे तुम अगर वन से करो तो यहाँ पे पी वन तुम्हें समझ में आएगा। अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है। और अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में याद हो कि भैया चाई वन मतलब मोल 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 फ्रैक्शन ड्यू टू अ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ड्यू टू अ सॉल्यूट की वैल्यू 1 होती है। अगर तुम्हें याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे यस टू की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस यस वन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस यस टू करो, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन की वैल्यू क्या आया है? पी वन नॉट इंटू टाई वन। यहाँ पे पी वन नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस टाई वन। ठीक है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वन नॉट वन माइनस टाई वन की वैल्यू क्या हमने बताया? 1 माइनस टाई टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया? यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इक्वल टू पी वन नॉट 1 प्लस टाई टू आ जाएगा। देख लो भाई, देख लो क्या आ जाएगा। पी वन नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस इंटू 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, हाँ, प्लस टाई टू आ जाएगा। ये आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ यन, यहाँ पे यार देखो अगर तुम्हें याद हो कि यहाँ पे प्लस है, आज मल्टीप्लाई हो जा तो 1 इंटू वन 1 ही हो जाएगा, और 1 माइनस टाई टू आ जाएगा। फिर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये क्या कोई रिलेटिव इन लोअर वेपर प्रेशर है? नहीं, नहीं, अरे नहीं सर है तो। अरे यार तुम, मैंने क्या बताया पहले, रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर तभी भी साइज पे साइज पे, मोल पे, रिएक्टिविटी पे नहीं डिपेंड करता। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो आ रहा है यार, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये कहना, अगर मेरा ये कहना कि क्या नाम है ये रिलेटिव इन वेपर प्रेशर लोअर इन वेपर प्रेशर है, तो गलत है। क्योंकि भैया यहाँ पे ये मोल्स पे डिपेंड कर रहा है यार, जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है मोल्स पे। मतलब ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि कभी भी ये न साइज पे डिपेंड ही ना करे, और यहाँ पे आप मोल प्रेशर मतलब ये साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सॉरी 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 प्लस साइन तो आएगा। अब सही है, अब सही है, अब सही है, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम टाई टू वैल्यू निकालेंगे तो टाई टू इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट हो जाता है।
ठीक है, P1 नॉट होता है। और डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर तो हम बोल सकते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P1 नॉट, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं। और ये किससे बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब यन के बराबर हो जाती नहीं, यन के बराबर चाई लिख दे रहा हूँ, चाई के बराबर हो जाती नहीं। और चाई के बराबर होने का मतलब यहाँ पे चाई फाइनल माइनस चाई सॉरी मोल्स यन फाइनल माइनस यन इनिशियल अपॉन P1 नॉट आ जाएगा कि नहीं? N1 नॉट रहेगा, सॉरी N1 नॉट आ जाएगा कि नहीं? देख लो भाई। अरे यार मेरी भी तबीयत थी खराब है थी। आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से रिलेटिव इन लोरेन वेपर प्रेशर मतलब तुम्हें जो ये स्टेटमेंट लगता है कि लोरेन इन वेपर प्रेशर इज टॉलरेटिव प्रॉपर्टी, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये कभी भी टॉलरेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। मतलब जो RLBP मतलब रिलेटिव लोरेन इन वेपर प्रेशर, ये हमेशा टॉलरेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये हमेशा टॉलरेटिव प्रॉपर्टी होता है। कभी भी ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, देख लो भाई। अरे तरीके से देख लो। तो ये इतना फार्मूला था रिलेटिव लोरेन इन वेपर प्रेशर। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हटा रहा हूं सर, इतना ही था। हाँ इतना ही था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होता था? इसमें डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल्टा TB हमेशा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी की। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है T, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में TB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब ये जो TB होता है इसका नाम क्या होता है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट इन सॉरी मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो कांस्टेंट। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। इसे दूसरा नाम बोलते हैं इब्यूलोट्रोपिक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ज़्यादा। और दूसरा होता है मूलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा TB। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? हाँ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल केल्विन केजी इनवर्स। देख लो भाई, निकालो। मोलैलिटी का हमने क्या पढ़ते हैं? मोलल पढ़ते हैं। और डेल्टा TB मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो जाएगी। देख लो भाई। अच्छा, और इसे हम और क्या लिख सकते हैं? पहले रुक जाओ, पहले डेल्टा TB इक्वल टू TB मोलैलिटी, तो हम वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन
वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं कि नहीं भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये नहीं मालूम है कहाँ से आया, तो ये आप तो जरूरत है मोल कॉन्सेप्ट तो तैयार कर लेती। मोल कॉन्सेप्ट की वजह से आया है, वहाँ पे 1000 बाई वेट, ठीक है, 1000 बाई वेट वहाँ से आया है, ठीक है। अब देखो कुछ बातें याद रखो, जो इब्यूलोस्कोपिक कांटेक्ट होता है ये वाटर के लिए, फॉर वाटर के लिए हमेशा दिया नहीं होता है, आप तो दिमाग में रखना पड़ेगा, 0.52 होता है, 0.52 होता है, 0.52 होता है, ठीक है। और चलो यूनिट देख लो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये हो जाएगी यूनिट, ये हो जाएगी यूनिट, ठीक है, यूनिट ये हो जाएगी। फिर उसके बाद मान लो यूनिट हो गया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब मान लो तुम्हें मालूम पड़े टीबी कैसे निकालते हैं, तो टीबी इक्वल टू आर टी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन। एक बार देख लो भाई, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर टी बी स्क्वायर इंटू यम हो जाता है अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेर यम जो होता है ये मोलर मास होता है, कभी भी मोलरिटी ना समझने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी सब आर तो दैट कांस्टेंट, टीबी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन होता है, हर किसी को ये बात मालूम होता है, इतनी बेसिक बातें, ठीक है। तो क्या क्या याद करोगे, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी से। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, जिसे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। टीबी मतलब जो ये इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, इसे निकालने का तरीका आर टी बी स्क्वायर इंटू मोलर मास अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। फिर उसके बाद ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जो होती है इंटेंसिव होती है। फिर डेल्टा टी बी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, मोलरिटी तो क्या ले सकते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं। और टीबी की वैल्यू फॉर वाटर के लिए 0.52 होता है, कभी कभी पेपर में नहीं दिया होता है। तो ये सारी बातें थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आते हैं। लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एफ पी टी लिखते हैं, ठीक है। इससे बोल सकते हो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, ठीक है। अब इसे डेल्टा टी एफ तो कैसे ले सकते हो, ये तो चेंज इन, हमेशा जो डेल्टा लग जाए तो चेंज इन होता है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो जाएगा। या तुम ऐसे लिखना चाहो मॉड ऑफ, ऐसे भी जैसे तुम्हें परफेक्ट लगे। यहाँ पे जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी से। तो यहाँ पे जब एक प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आता है टी एफ इंटू मोलरिटी,
TF तो जो बोलते हैं इसे बोलते हैं थ्रायोस्ट्रोपिक कांस्टेंट, थ्रायोस्ट्रोपिक कांस्टेंट, थ्रायोस्ट्रोपिक कांस्टेंट जो थी इसे बोल सकते हो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या नाम है, ये सारी बातें हो गई। हाँ, डेल्टा TF इंटू TF जो थी ये होता है थ्रायोस्ट्रोपिक कांस्टेंट, मोलरिटी तो ले सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। फिर थ्रायोस्ट्रोपिक इसकी भी यूनिट वही होगी, केल्विन, केल्विन तेजी इनवर्स, तेजी मोल इनवर्स, केल्विन तेजी मोल इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या नाम है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। इसको निकालने के लिए मतलब टीबी निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, आर टीबी का स्क्वायर अपॉन आर टीबी, आर यहाँ पे टीबी नहीं रहेगा, आर टी एफ स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट आर टी एफ स्क्वायर यम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये डेल्टा टी बी तो निकालने का फार्मूला हो जाएगा। और ये सारी बातें हो रही हैं, और तो बच रहा है, देख लो, देख लो भाई। हाँ, एक चीज बच रहा है जो कि भैया, जो चेंज इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में फॉर वाटर की वैल्यू क्या होती है, 1.86, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये भी देख लो, ये भी बता दिए। हाँ, इतना ही था, सारा चीज बता दिया। अब लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, मिटा रहा हूं भाई। सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी यार तुम्हें लगता था बहुत ज्यादा कठिन है या ना, सरल है यार, इतना भी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे डिफाइन करते हैं पाई, ये पाई वाला ये ना समझने का प्रयास करें कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, ऐसा कुछ भी करेंगे उसी वक्त आपका गलत हो जाएगा। ये बात एकदम ध्यान दें, वो पाई नहीं है जो गणित में लाते हो, मैथ में लाते हो, मैथमेटिक्स में लाते हो, स्टैंडर्ड मैथ में लाते हो, ये वो पाई नहीं है। ये पाई कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। और पाई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या नाम है, टेम्परेचर से। पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर पे। और पाई और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे भैया, मोलरिटी से, ओह सॉरी जी ऊपर। पाई जो होता है मोलरिटी पे डिपेंड करता है, और जो कि मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए हम इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे पाई किससे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, सी मतलब मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन के टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जब सी टी इधर लिखो, सी टी, ठीक है। और जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसे आर बोलते हैं, और पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, ठीक है। अब देखो, पाई मतलब मोलरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी का फार्मूला क्या था, अगर तुम्हें याद हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब एन बाई वी लिख दे, एन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी। और यहाँ पे जब v इधर चला जाए तो मतलब पाई v इक्वल टू एन आर टी आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू, पाई का दो फार्मूला हुआ, पाई इक्वल टू सी आर टी और पाई इक्वल टू एन आर टी। और तुम्हें लगता है सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी एक क्या बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, तो इट कैन नॉट बी सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी।
अरे आप तो लगता है कि ये टॉलरेटिव नहीं, इट कैन नॉट बी टॉलरेटिव प्रॉपर्टी। ये एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, ये एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, ये कभी भी टॉलरेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। मतलब इट कैन नॉट बी टॉलरेटिव प्रॉपर्टी, बल्कि ये क्या होता है, इट इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ये एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने और क्या बताना है देख लो अपने हिसाब से, हर एक चीज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ऑस्मोटिस, ऑस्मोटिस प्रेशर का मतलब ये होता है जब कभी भी क्या नाम है प्रेशर लगाया जाए, मतलब कभी भी सॉल्यूशन के अंदर जो क्या नाम है प्रेशर लगाया जाए टू स्टॉप करने के लिए। अरे यार कभी कभी तुम देखते नहीं हो क्या नाम है, कभी कभी घरों में देखते हो दूध उबाला जाता है, दूध बॉयल कर जाता है, तो दूध बॉयल करते वक्त कभी कभी तुम देखते हो कि दूध बाहर आने लगता है, जलने लगता है। तो मम्मा लोग क्या करती है, जो गैस होता है वो उसकी क्या नाम है जो टेम्परेचर होता है उसका कम कर देती है, हीट कम देने लगती है, तो वो फिर नीचे चला जाता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है, वो प्रेशर जब कभी भी क्या नाम है उसे स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाए, जब कभी भी उसे रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाए सॉल्यूशन में, उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। या तुम कभी कभी देखते हो गैस की आंचें बहुत तेज हो जाती है तो आदमी फूंक देता है कि वो थोड़ा नीचे चला जाए, तो ये क्या है, ये प्रेशर लगाया जा रहा है। तो प्रेशर जब हम लगाएंगे तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर लगाओगा वो क्या नाम है रोकने का प्रयास करेगा, और रोकने का प्रयास करने से ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस में बहुत अंतर होता है। ऑस्मोसिस जो होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन ऑस्मोटिस सबसे अलग है। तुम्हें लगता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक में बहुत अंतर होता है। ऑस्मोटिक जो होता है ये ऐसा प्रेशर होता है जो कभी भी क्या नाम है रोकने के लिए मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो रोकने के लिए क्या नाम है प्रेशर लगाया जाए उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोसिस होता है जो क्या नाम है किसी भी सरफेस से आर पार, मतलब इधर से उधर, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाए, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के अंदर एल्बुलाई होता है, एल्बुलाई के अंदर तीन तीन लेयर होता है, तीन लेयर होता है, मालूम होगा कि क्या नाम है भैया, क्या कौन कौन सा लेयर होता है, जरा मुझे भी बताओ, याद दिलवाओ यार। ये सारा एनसीईआरटी है, पूछा भी जाता है कभी कभी, तो ये सारी चीज मैं तुम्हें इंटर रिलेट करवा दे रहा हूँ। वहाँ पे तीन लेयर होता है, बेसमेंट, सब्सटेंस, एंडोथेलियम, और ऊपर वाली लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो वहाँ पे तीन लेयर से जब हमारा क्या नाम है एयर एयर फिल्टर होते हमारे बॉडी की तरफ जा रहा है, तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है ऑस्मोसिस। कभी कभी तुम देखते हो कि क्या ठंडियों में हमारे माउथ से क्या नाम है वेपर्स निकलने लगते हो, वेपर्स निकलने की वजह से वो हमारे पूरे सराउंडिंग में जाते हैं, वो क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा हमारे बॉडी के अंदर हायर टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट में लोअर टेम्परेचर है। हम क्या करते हैं जब ब्रीथ इन करते हैं तो ये क्या नाम है एयर बाहर जाता है, एयर बाहर जाने का मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अब बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई साहब, क्या नाम, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, अब हम ही क्या बता पाएंगे, हजारों लाखों है। तो ये सारी ऑस्मोटिव प्रेशर था, ये बात आप तो समझ में आ जाए। ये पाई वो नहीं है जो आप 3.14 में लगाते हो, मैथ में लगाते हो, ये पाई वो नहीं है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये पाई टू CRT होता है, और यहाँ पे आपका टॉलरेटिव प्रॉपर्टी होता है चारों हद तक, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले अगले क्या, अब लास्ट ही बचा हो, पूरा चैप्टर आधा खत्म हो चुका है, बस 5% और बचा है। 5% अब हम प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर देंगे। वांट ऑफ फैक्टर बचा है, वहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो करीब करीब 5 से 10 मिनट का वांट ऑफ फैक्टर है, वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में करवाएंगे। अब लेक्चर में नहीं, लेक्चर जो था मेनली यहाँ तक था, अब प्रैक्टिस सेशन में वांट ऑफ फैक्टर करवा देंगे, ठीक है। इसमें ये क्या रहेगा, उसी वक्त क्या नाम है एक 10 मिनट का वीडियो फालतू कौन बनाएगा, तो उसी में आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा, और पुरानी चीज़ आप लोग अब रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो इससे ये मालूम पड़ेगा कि तुम लोग कितना हर एक
फार्मूले तो अपने माइंड में बैठा रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट तो अपने माइंड में बैठा रहे हो, तो ये सब तुम्हारे पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना हर चीज़ बैठा पा रहे हो ना। तो ये आप करना शुरू कर दो, क्योंकि आज सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर हो चुका है। अब अगले तीन तीन मैंने बोला है, तीन क्या नाम है प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसमें थी PYQ, जिसमें थी अदर क्वेश्चन भी रहेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न रहेंगे, वो आप करना, मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और हमेशा पढ़ते रहो, हंसते रहो और यहाँ पर आते रहो। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो।